एक वीडियो ट्यूटोरियल्स में फिर से आपका एक बार स्वागत है। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे ग्लूकोनियोजेनेसिस के बारे में। ग्लूकोनियोजेनेसिस एक्चुअली अ यूनिवर्सल पाथवे दैट अकर्स इन प्लांट्स, एनिमल्स, फंजाई एंड ऑल ऑफ द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। ग्लूकोनियोजेनेसिस प्रोसेस की अगर हम लोग बात करें तो ये जो प्रोसेस है वो एक्चुअली अगर एनिमल सेल्स की हम लोग बात करें तो जब लेवल ऑफ ग्लूकोज विल बी डाउन इन केस ऑफ लेवल ऑफ ब्लड ग्लूकोज, बेसिकली अगर ह्यूमंस की बात करें तो जब ब्लड ग्लूकोज लेवल डाउन हो जाता है तब ग्लूकोनियोजेनेसिस प्रमोट होता है। Actually, the level of blood glucose in humans' blood will be maintained by the two types of hormone. First, insulin, and second is the glucagon that will be secreted by the pancreas. तो ये दो तरह के हार्मोन है जो लेवल ऑफ ब्लड ग्लूकोज को मेंटेन करते हैं। एक्चुअली ये हार्मोन जो है वो ब्लड ग्लूकोज लेवल को जो हमारा सेल्स होता है, जो हमारे ब्लड से रिलेटेड सेल्स होते हैं वो सेंस करते हैं एक्चुअली लेवल ऑफ ब्लड ग्लूकोज, और उस सेंस के आधार पर ये एक्टिवेट और डीएक्टिवेट होते हैं और अपना काम करते हैं। इन केस ऑफ हाई ब्लड ग्लूकोज लेवल, अगर ब्लड ग्लूकोज लेवल ज्यादा है उस केस में इंसुलिन जो होता है वो एक्टिवेट होता है और एक्टिवेट होकर के ग्लूकोज को प्रमोट करता है फर्दर ग्लाइकोजिनेसिस। तो यानी कि ग्लाइकोजेन फॉर्मेशन के लिए जो एक स्टोरेज कार्बोहाइड्रेट मॉलिक्यूल है जो स्टोर होता है आपके लिवर या मसल्स में। लेकिन जब ब्लड ग्लूकोज लेवल गिर जाता है जिसको हम लोग लो एनर्जी लेवल भी कहते हैं, उस केस में आपका ग्लूकागॉन जो होता है वो एक्टिवेट होता है और एक्टिवेट होकर के वो या तो ग्लूकोनियोजेनेसिस को प्रमोट करता है या ग्लाइकोजिनोलाइसिस को प्रमोट करता है। तो यहाँ पे दो पाथवे हो सकते हैं लेवल ऑफ ग्लूकोज के मेंटेनेंस के लिए। पहला जो पाथवे होता है यहाँ पे दो फेट हो सकते हैं। पहला जो हो सकता है वो होता है कि या तो हम ग्लाइकोजन मॉलिक्यूल को तोड़ दें, ग्लाइकोजन मॉलिक्यूल को तोड़ करके ग्लूकोज प्राप्त कर ले। लेकिन ग्लाइकोजन मॉलिक्यूल को तोड़ने के बाद जो ग्लूकोज प्राप्त होता है वो सिंपली ग्लूकोज नहीं होता, वो एक्चुअली ग्लूकोज 6 फॉस्फेट होता है। ये क्या होता है? ग्लूकोज 6 फॉस्फेट होता है। ऑल्दो द ग्लूकोज 6 फॉस्फेट इज द इंटरमीडिएट ऑफ ग्लाइकोलाइसिस but it can't help in the maintenance of the blood glucose level and homeostasis of blood. So the main pathway for the formation of glucose is the gluconeogenesis in condition of low blood glucose. So दो अगर हम लोग ग्लूकोनियोजेनेसिस की डिफिनीशन की चर्चा करें, ग्लूकोनियोजेनेसिस की डिफिनीशन के बारे में देखें तो ग्लूकोनियोजेनेसिस जो है, अगर यहाँ पे हम लोग टर्म को देखें तो ग्लूको दैट मीन्स ग्लूकोज एंड जीनेसिस का मतलब होता है जनरेशन या फॉर्मेशन। सो द ग्लूकोनियोजेनेसिस द पाथवे ऑफ formation of glucose from non-carbohydrate precursor molecule, नॉन कार्बोहाइड्रेट प्रिकर्सर मॉलिक्यूल। बात आती है कि ये नॉन कार्बोहाइड्रेट प्रिकर्सर मॉलिक्यूल कौन कौन से होते हैं जो ग्लूकोनियोजेनेसिस प्रोसेस में भाग लेते हैं इन केस ऑफ लो ब्लड ग्लूकोज। तो पहला जो प्रिकर्सर मॉलिक्यूल होता है वो होता है आपका लैक्टेट। दूसरा जो प्रिकर्सर मॉलिक्यूल होता है वो होता है प्रोपियोनाइल कोएंजाइम ए। तीसरा जो प्रिकर्सर मॉलिक्यूल होता है वो होता है आपका ग्लिसरॉल, और चौथा जो प्रिकर्सर मॉलिक्यूल होता है वो होता है ग्लूकोजेनिक एमिनो एसिड। ये चार प्रिकर्सर मॉलिक्यूल होते हैं जो पार्टिसिपेट करते हैं इन द प्रोसेस ऑफ ग्लूकोनियोजेनेसिस। तो अगला चीज जो ये है कि ये जो ग्लूकोनियोजेनेसिस प्रोसेस होता है वो किस साइट पे होता है।
हमारी बॉडी में कहां पे ये संपन्न होता है। तो इसका जो साइट होता है, साइट ऑफ ग्लूकोनियोजेनेसिस इज, साइट जो होता है वो होता है साइटोसॉल और माइटोकॉन्ड्रिया, साइटोसॉल और माइटोकॉन्ड्रिया ऑफ द सेल। टिश्यू की बात करें भी यानी कि ये लीवर एंड किडनी में भी देखा जाए तो ये बेसिकली होता है कॉर्टिकल रीजन ऑफ किडनी, यानी कि लीवर एंड कॉर्टिकल रीजन ऑफ किडनी के साइटोसॉल और माइटोकॉन्ड्रिया में ये संपन्न होता है। यानी कि हिपैटोसाइट के साइटोसॉल या माइटोकॉन्ड्रिया या कॉर्टिकल सेल्स ऑफ किडनी के साइटोसॉल या माइटोकॉन्ड्रिया में ये ग्लूकोनियोजेनेसिस प्रोसेस संपन्न होता है। बेसिकली देखा जाए तो ये दोनों जो होते हैं इनका कंट्रीब्यूशन ग्लूकोनियोजेनेसिस में डिफरेंट होता है। इन केस ऑफ नॉर्मल कंडीशन, इन नॉर्मल कंडीशन यहां पे बात करें तो इन नॉर्मल कंडीशन लीवर जो आपका होता है वो लगभग 85 to 95% ग्लूकोज सिंथेसाइज करता है। बट इन केस ऑफ starvation और एसिडोसिस, ये दो कंडीशन है, पहला स्टार्वेशन और एसिडोसिस। अगर ऐसा कंडीशन हो तो आपका जो लीवर है वो 85 to 90% ग्लूकोज सिंथेसाइज नहीं कर पाता है। इस कंडीशन में वो सिर्फ 50% ग्लूकोज मॉलिक्यूल सिंथेसाइज करता है। कारण क्या हो सकता है कि इन केस ऑफ स्टार्वेशन या एसिडोसिस, स्टार्वेशन के कंडीशन में जो आपके शरीर में जो होता है वो कीटोन बॉडीज बनने लगते हैं। कीटोन बॉडीज कहने का मतलब है जो बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटायरेट जिसको आप लोग कहते हैं बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटायरेट मॉलिक्यूल बनने लगते हैं। ये बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटायरेट मॉलिक्यूल जो होते हैं वो जो आपका ब्लड होता है उसके पीएच लेवल को कम कर देते हैं और इस कंडीशन को हम लोग कहते हैं एसिडोसिस, जिसमें आपका ब्लड पीएच जो होता है वो बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटायरेट या कीटोन बॉडीज कहते हैं, जिसके कारण ब्लड का जो पीएच होता है वो काफी कम हो जाता है और इस कंडीशन को हम लोग एसिडोसिस कहते हैं। तो इस कंडीशन में आपका जो किडनी होता है वो उस बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटायरेट को ग्लूकोज मॉलिक्यूल में चेंज करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, एलिजिबल होता है। यानी कि कॉर्टिकल पार्ट्स ऑफ किडनी इट्स एलिजिबल टू कन्वर्ट बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटायरेट into glucose molecule, but liver it can't convert beta hydroxy butyrate into liver due to absence of a typical enzyme called beta keto acetyl transferase। ये जो एंजाइम होता है बीटा कीटो एसिटाइल ट्रांसफरेज, इसके अनुपस्थिति के कारण आपका लीवर सेल जो है यानी कि हिपैटोसाइट है वो एसिडोसिस के कंडीशन में बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटायरेट यानी कि कीटोन बॉडीज से ग्लूकोज नहीं बना पाता है। ओके, इसी कारण इन केस ऑफ एसिडोसिस और स्टार्वेशन जो आपका कंट्रीब्यूशन ऑफ ग्लूकोनियोजेनेसिस है या कंट्रीब्यूशन ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ग्लूकोज है वो सिर्फ 50% होता है ग्लूकोज का, लीवर का। लेकिन इन केस ऑफ नॉर्मल कंडीशन इट्स कंट्रीब्यूट अबाउट 85 to 90% ऑफ ग्लूकोज इन द फॉर्मेशन ऑफ बाय द फॉर्मेशन ऑफ ग्लूकोनियोजेनेसिस। सो ये बात हो गई कि ये आपका प्रिकर्सर मॉलिक्यूल क्या क्या होते हैं और साइट ग्लूकोज जो आपका ग्लूकोज फॉर्मेशन का साइट होता है वो क्या क्या होता है। बात आती है कि ये प्रिकर्सर मॉलिक्यूल जो होते हैं वो एंट्री जो कैसे इनका मैकेनिज्म क्या होता है, किसके थ्रू किस तरह से ये पार्टिसिपेट करते हैं ग्लूकोनियोजेनेसिस प्रोसेस में। तो अगर बात करें सबसे पहले हम लोग लैक्टेट की अगर बात करें तो ये जितने भी एक्चुअली प्रिकर्सर मॉलिक्यूल होते हैं वो एक्चुअली पाइरुवेट के थ्रू जो होता है ग्लूकोनियोजेनेसिस प्रोसेस में एंट्री करते हैं। किसके थ्रू एंट्री करते हैं? पाइरुवेट के थ्रू। तो अगर हम लोग बात करें सबसे पहला जो हमारा प्रिकर्सर मॉलिक्यूल है लैक्टेट की हम लोग बात करें
तो लैक्टेट जो होता है वो बना लेता है पाइरुवेट। लैक्टेट सबसे पहले कन्वर्ट हो जाता है पाइरुवेट में। इन केस ऑफ लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेज, लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेज के कंडीशन में ये बनाता है आपका पाइरुवेट। लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेज द्वारा ये बना लेता है पाइरुवेट, और फिर ये पाइरुवेट मॉलिक्यूल जो होता है वो पाइरुवेट से फॉस्फोइनोल पाइरुवेट बनाता है, और फॉस्फोइनोल पाइरुवेट से ये फिर आगे की तरफ जाता है, जिससे आपका पार्टिसिपेट करता है आपको ग्लूकोनियोजेनेसिस प्रोसेस में। सेकेंड जो आपका प्रोपियोनाइल कोएंजाइम है, वो प्रोपियोनाइल कोएंजाइम की अगर बात करें तो प्रोपियोनाइल कोएंजाइम प्रोपियोनाइल कोएंजाइम सबसे पहले कन्वर्ट होता है मिथाइल मालोनाइल कोएंजाइम में, एंड मिथाइल मेलोनाइल कोएंजाइम फाइनली कन्वर्ट हो जाता है सक्सिनाइल कोएंजाइम ए में। ये सक्सिनाइल कोएंजाइम ये जो है ये इंटरमीडिएट है टीसीए साइकिल का, जो फाइनली ये सक्सिनाइल कोएंजाइम एसीटेट जो है वो ऑक्सैलो एसीटेट बनाता है, और ऑक्सैलो एसीटेट से फाइनली फॉस्फोइनोल पाइरुवेट बनता है, जो कि फाइनली कन्वर्ट हो जाता है आपके जो ये आपको कन्वर्ट हो जाता है फिर ऑक्सैलो एसीटेट में, और ऑक्सैलो एसीटेट कन्वर्ट हो जाता है फॉस्फोइनोल पाइरुवेट में। ये रिएक्शन हम अभी थोड़ी देर में देखेंगे कि ये कैसा किस तरह का रिएक्शन होता है ऑक्सैलो एसीटेट से फॉस्फोइनोल पाइरुवेट बनने का, और फाइनली फॉस्फोइनोल पाइरुवेट जो होता है वो ग्लूकोज सिंथेसिस में पार्टिसिपेट करता है। तो तीसरा जो हमारा मॉलिक्यूल है वो है ग्लिसरॉल। ग्लिसरॉल की अगर हम लोग बात करें तो ग्लिसरॉल मॉलिक्यूल जो है वो सबसे पहले बनाता है ग्लिसरॉल कन्वर्टेड इनटू ग्लिसरॉल 3-phosphate, ग्लिसरॉल 3-phosphate by the enzyme of glycerol kinase, with the help of glycerol kinase, and glycerol 3-phosphate converted into dihydroxyacetone phosphate in the presence of glycerol 3-phosphate dehydrogenase। तो ग्लिसरॉल 3-phosphate dehydrogenase की प्रेजेंस में आपका ये जो ग्लिसरॉल 3-phosphate मॉलिक्यूल है वो कन्वर्ट हो जाता है डाइहाइड्रोक्सीएसीटोन फॉस्फेट में, और फाइनली वो कन्वर्टेड इनटू द फ्रुक्टोज 1,6-bisphosphate, एंड देन फाइनली कन्वर्टेड इनटू द ग्लूकोज मॉलिक्यूल। और जो हमारा चौथा प्रिकर्सर मॉलिक्यूल है वो है हमारा ग्लूकोनियोजेनिक एमिनो एसिड। तो अगर देखा जाए तो मैक्सिमम जो एमिनो एसिड होते हैं वो इन्वॉल्व होते हैं ग्लूकोनियोजेनेसिस प्रोसेस में, एक्सेप्ट लाइसिन एंड ल्यूसीन। एमिनो एसिड जो होते हैं वो एक्चुअली जो होते हैं ग्लूकोनियोजेनिक एमिनो एसिड, एक्चुअली ग्लूकोनियोजेनिक एमिनो एसिड जो होते हैं वो बहुत सारे इंटरमीडिएट मॉलिक्यूल बनाते हैं, और उस इंटरमीडिएट मॉलिक्यूल के थ्रू उनके डिग्रेडेशन से बहुत सारे इंटरमीडिएट मॉलिक्यूल ऑफ ग्लाइकोलाइसिस और साइट्रिक एसिड टीसीए साइकिल बनता है, जिसके थ्रू वो इंटर करते हैं आपको ग्लूकोनियोजेनेसिस प्रोसेस में। बट 2 एमिनो एसिड, फर्स्ट लाइसिन एंड दूसरा ल्यूसीन, इट डज नॉट पार्टिसिपेट in gluconeogenesis. That means these are the non-glucogenic एमिनो एसिड, यानी कि लाइसिन एंड ल्यूसीन ये 2 एमिनो एसिड है जो नॉन ग्लूकोजेनिक एमिनो एसिड है, ये ग्लूकोनियोजेनेसिस प्रोसेस में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। बात आती है कि ये दोनों क्यों पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। पार्टिसिपेट नहीं करने का कारण ये है कि इनके मेटाबॉलिज्म के पश्चात, इनके डिग्रेडेशन के पश्चात जो मॉलिक्यूल बनता है वो होता है आपका एसिटाइल कोएंजाइम
ए, एसिटाइल कोएंजाइम ए। और एनिमल सेल्स में ऐसा कोई प्रोसेस नहीं होता है जो एसिटाइल कोएंजाइम ए को ग्लूकोज में कन्वर्ट कर सके। बट इन केस ऑफ प्लांट सेल, एसिटाइल कोएंजाइम ए कैन बी कन्वर्टेड इनटू द ग्लूकोज मॉलिक्यूल बाय द हेल्प ऑफ ग्लाइऑक्जिलेट cycle. Glyoxylate cycle. It can be converted into the glucose molecule by the glyoxylate cycle. यहां पे हम लोग लिख सकते हैं in plant acetyl coenzyme can be converted into the glucose molecule by the help of ग्लाइऑक्जिलेट साइकिल। और ये ग्लाइऑक्जिलेट साइकिल ऑपरेट होता है इन ग्लाइऑक्सीजोम। और ये ग्लाइऑक्सीजोम जो है वो एक स्पेशलाइज्ड फॉर्म ऑफ पेरोक्सीजोम है। इट्स अ स्पेशलाइज्ड फॉर्म ऑफ peroxisome. So, in animal cells, this glyoxysome organelles it does not present. ये जो आपका ग्लाइऑक्सीजोम है वो एनिमल सेल्स में प्रेजेंट नहीं होता है, जिसके कारण ये ग्लाइऑक्जिलेट साइकिल एनिमल सेल्स में ऑपरेट नहीं हो पाता है और एसिटाइल कोएंजाइम से ग्लूकोज नहीं बन पाता है। इसीलिए आप कह सकते हैं कि एक और चीज आप यहाँ पे देख सकते हैं कि एनिमल सेल्स में फैटी एसिड जो होता है वो प्रिकर्सर्स ऑफ ग्लूकोज नहीं माना जाता है, क्योंकि फैटी एसिड के डिग्रेडेशन के पश्चात भी एसिटाइल कोएंजाइम ए ही मिलता है और एनिमल सेल्स में ये ग्लाइऑक्जिलेट साइकिल नहीं होता है जो एसिटाइल कोएंजाइम ए को ग्लूकोज में कन्वर्ट कर सके। तो ये लाइसिन और ल्यूसीन दो अमीनो एसिड ऐसे होते हैं जो इन एनिमल सेल्स ग्लूकोनियोजेनेसिस में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं, बट इन प्लांट सेल इट कैन बी पार्टिसिपेट इन द ग्लूकोनियोजेनेसिस फॉर प्रोसेस ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ ग्लाइऑक्जिलेट साइकिल दैट कन्वर्ट एसिटाइल कोएंजाइम इनटू द ग्लूकोज मॉलिक्यूल। तो यहां पे हमने आपको बताया कि ये जितने भी प्रिकर्सर्स मॉलिक्यूल होते हैं आइदर पाइरुवेट और फॉस्फोइनॉल पाइरुवेट के थ्रू जो होते हैं वो ग्लूकोनियोजेनेसिस प्रोसेस में एंट्री करते हैं। तो यहाँ पे जो ये प्रिकर्सर, तो यहाँ पे जो बेसिक पाथवे होता है एक्चुअली ग्लूकोनियोजेनेसिस प्रोसेस का, वो बेसिक पाथवे एक्चुअली आप यहाँ पे दिखाया गया है कि ये बेसिक पाथवे है एक्चुअली सब। अगर ग्लाइको एक्चुअली सब आप कह सकते हैं कि अगर इसमें से 3 स्टेप्स को हटा दिया जाए तो ये कंप्लीट रिवर्सल ऑफ ग्लाइकोलाइसिस होगा। तो लेकिन यहाँ पे आप देख सकते हैं सॉरी, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये 3 स्टेप जो होते हैं, आपका पहला जो फॉस्फोइनॉल पाइरुवेट एंड दूसरा फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट टू फ्रुक्टोज 1,6 बीस फॉस्फेट एंड तीसरा जो होता है ग्लूकोज 6 टू ग्लूकोज 6 फॉस्फेट स्टेप। इट्स अ इरिवर्सिबल पाथवे, इट्स अ इरिवर्सिबल स्टेप्स या इरिवर्सिबल रिएक्शन। सो द होल पाथवे अगर देखा जाए ग्लूकोनियोजेनेसिस, वो होल पाथवे रिवर्सिबल नहीं होता है ग्लाइकोलाइसिस का। तो इस केस में अगर देखा जाए तो ये 3 पाथवे 3 स्टेप्स जो होता है, पहला ग्लूकोज 6 से ग्लूकोज 6 फॉस्फेटेज, यहाँ पे ये 3 एक्चुअली पहला एंजाइम यहाँ पे, दूसरा एंजाइम यहाँ पे और यहाँ पे 2 एंजाइम अलग 2 एंजाइम यानी कि टोटल 4 एंजाइम डिफर करते हैं ग्लाइकोलाइसिस और आपकी ग्लूकोनियोजेनेसिस प्रोसेस में। यानी कि अगर देखा जाए तो ग्लूकोनियोजेनेसिस जो होता है वो ग्लाइकोलाइसिस प्रोसेस के पहला जो होता है चार एंजाइम 4 एंजाइम पार्टिसिपेट करते हैं अलग से, जो कि ग्लाइकोलाइटिक प्रोसेस में एब्सेंट होते हैं। इसके अलावा जो ये ग्लूकोनियोजेनेटिक प्रोसेस है वो ग्लाइकोलाइटिक प्रोसेस की अपेक्षा मोर एक्सपेंसिव होता है। किस तरह से एक्सपेंसिव होता है वो हम यहाँ पे समझेंगे। यहाँ पे लगभग 4 ATP और 2 GTP मॉलिक्यूल इन्वॉल्व होता है।
ये कैसे होता है वो यहाँ पे हम लोग देखेंगे। यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो पाइरुवेट का फॉस्फोइनॉल पाइरुवेट में कन्वर्जन जो होता है वो 2 स्टेप्स रिएक्शंस है। पहला स्टेप जो होता है वो होता है पाइरुवेट से फॉस्फोइनॉल पाइरुवेट का बनना, पाइरुवेट से फॉस्फोइनॉल पाइरुवेट बनना। तो ये जो पाइरुवेट से फॉस्फोइनॉल पाइरुवेट बनने का जो रिएक्शन होता है वो होता है एंजाइम पाइरुवेट कार्बोक्सिलेज के प्रेजेंस में। और यहां पे जो यहां पे 1 एटीपी मॉलिक्यूल जो होता है वो इन्वॉल्व होता है। फॉस्फोइनॉल पाइरुवेट से ऑक्जालो एसीटेट क्या बनता है यहां पे, पाइरुवेट से ऑक्जालो एसीटेट, देन ऑक्जालो एसीटेट से फॉस्फोइनॉल पाइरुवेट बनता है, फॉस्फोइनॉल पाइरुवेट बनता है। इसमें जो एंजाइम इन्वॉल्व होता है वो होता है फॉस्फोइनॉल पाइरुवेट कार्बोक्सी काइनेज। यहां पे 1 मॉलिक्यूल ऑफ जीटीपी यूटिलाइज होता है। तो ये पाइरुवेट का फॉस्फोइनॉल पाइरुवेट में कन्वर्जन जो होता है वो 2 स्टेप्स प्रोसेस होता है। पहला पाइरुवेट कन्वर्जन इनटू द ऑक्जालो एसीटेट इन द प्रेजेंस ऑफ पाइरुवेट कार्बोक्सिलेज विद द हेल्प ऑफ एटीपी मॉलिक्यूल, and then the oxaloacetate converted into the phosphoenol pyruvate in presence of GTP catalyzed by the phosphoenol pyruvate carboxy kinase। तो यहां पे पहला एंजाइम जो हम कह सकते हैं वो पहला एंजाइम, फर्स्ट एंजाइम एंड सेकंड एंजाइम। सेकंड जो तीसरा एंजाइम होता है आपका फॉस्फोइनॉल फ्रुक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट को फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट में कन्वर्ट करता है, वो होता है आपका ये होता है आपका फ्रुक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेटेज, फ्रुक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेटेज। ये फ्रुक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट को फ्रुक्टोज 6 में कन्वर्ट कर देता है विदाउट यूजिंग एटीपी। एंड तीसरा जो आपका चौथा जो आपका एंजाइम होता है ये आपका हो गया तीसरा एंजाइम। और जो चौथा एंजाइम होता है ये कन्वर्ट करता है ग्लूकोज 6 फॉस्फेट को ग्लूकोज में। ये जो होता है आपका ये होता है आपका ग्लूकोज 6 फॉस्फेटेज, ग्लूकोज 6 फॉस्फेटेज ये आपका चौथा एंजाइम। तो ये 4 एंजाइम ऐसे हैं जो सिर्फ ग्लूकोनियोजेनेसिस प्रोसेस में पार्टिसिपेट करते हैं। ग्लाइकोलाइटिक प्रोसेस में ये नहीं, ये ग्लाइकोलाइटिक प्रोसेस में ये एब्सेंट होते हैं। बाकी वो एंजाइम जान लेते हैं जो सिर्फ ग्लाइकोलाइटिक प्रोसेस में इन्वॉल्व होते हैं लेकिन ग्लूकोनियोजेनेसिस प्रोसेस में इन्वॉल्व नहीं होते। वो 3 एंजाइम ऐसे हैं जो सिर्फ ग्लाइकोलाइटिक प्रोसेस में इन्वॉल्व होते हैं लेकिन ग्लूकोनियोजेनेसिस प्रोसेस में इन्वॉल्व नहीं होते हैं। वो होता है पहला ग्लूकोज से ग्लूकोज 6 फॉस्फेट इन प्रेजेंस ऑफ हेक्सोकाइनेज, फ्रुक्टोज 6 से फ्रुक्टोज 1,6 फॉस्फेट फॉस्फोफ्रुक्टोकाइनेज 1 एंड फॉस्फोइनॉल पाइरुवेट से पाइरुवेट फॉस्फोइनॉल पाइरुवेट काइनेज। ये 3 एंजाइम ऐसे होते हैं, पहला हेक्सोकाइनेज, दूसरा फॉस्फोफ्रुक्टोकाइनेज एंड तीसरा आपको पाइरुवेट काइनेज। ये 3 एंजाइम ऐसे होते हैं जो सिर्फ ग्लाइकोलाइटिक प्रोसेस में प्रेजेंस होते हैं लेकिन ग्लूकोनियोजेनेसिस प्रोसेस में एब्सेंट होते हैं। और ये 4 एंजाइम, पहला पाइरुवेट कार्बोक्सिलेज, दूसरा फॉस्फोइनॉल पाइरुवेट कार्बोक्सी काइनेज, तीसरा फ्रुक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेटेज और चौथा ग्लूकोज 6 फॉस्फेटेज। ये 4 एंजाइम ऐसे हैं जो सिर्फ ग्लूकोनियोजेनेसिस प्रोसेस में इन्वॉल्व होते हैं, बाकी ग्लाइकोलाइटिक प्रोसेस में इन्वॉल्व नहीं होते हैं। और यही प्रोसेस ये रिवर्सिबिलिटी को ब्रेक करते हैं, यानी कि आपका ग्लाइकोलाइसिस और आपका ग्लूकोनियोजेनेसिस प्रोसेस जो होता है वो पूरी तरह से रिवर्सिबल नहीं होता है ड्यू टू द 4 स्टेप्स, बिकॉज दीज स्टेप्स आर इरिवर्सिबल स्टेप्स इन ग्लाइकोलाइसिस।
So the finally how this process will be regulated. तो यहां पे हम लोग जब चर्चा करते हैं, यहां पे तो आप जान गए। हाँ, एक चीज यहां पे हम लोग बता दें आपको कि ये जो अभी हमने आपको बताया कि जो ग्लूकोनियोजेनेसिस प्रोसेस होता है वो ग्लाइकोलाइसिस की अपेक्षा मोर एक्सपेंसिव होता है। कैसे एक्सपेंसिव होता है यहां पे हम लोग समझ लेते हैं। आप जानते हैं कि ग्लूकोज मॉलिक्यूल से 2 मॉलिक्यूल ऑफ पाइरुवेट बनता है। कितना बनता है? 2 मॉलिक्यूल ऑफ पाइरुवेट। तो 2 मॉलिक्यूल ऑफ पाइरुवेट को 2 मॉलिक्यूल ऑफ फॉस्फोइनॉल पाइरुवेट में कन्वर्ट करने के लिए यहां पे 2 एटीपी और फिर यहां पे 2 एटीपी, यानी कि 2 एटीपी और 2 एटीपी ज्यादा खर्च करना होगा। यानी कि यहां पे 2 एटीपी और यहां पे 2 एटीपी इन्वॉल्व हुआ, और फिर 2 एटीपी इन्वॉल्व यूटिलाइज इन द प्रोसेस इन द स्टेप दैट इज 3-phosphoglycerate कन्वर्टेड इनटू 1,3-phosphoglycerate। यहां पे 2 एटीपी यूटिलाइज होता है, फिर 1,3-phosphoglycerate से 3-phosphoglycerate बनने में 2 NADH मॉलिक्यूल होता है। तो यानी कि अगर ग्लूकोनियोजेनेसिस प्रोसेस की हम लोग बात करें तो यहां पे आपको जो एक्सपेंसिव होता है, खर्च होता है, वो होता है आपका 4 ATP, 2 GTP एंड 2 NADH। ये जो होता है यूटिलाइज्ड इन फॉर्मेशन ऑफ 1 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज। यानी कि एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल के फॉर्मेशन में 4 एटीपी, 2 जीटीपी एंड 2 NADH मॉलिक्यूल जो होता है खर्च होता है। लेकिन एक ग्लूकोज से 2 मॉलिक्यूल ऑफ पाइरुवेट बनने में हमको 2 एटीपी जनरेट होता है, मिलता है। तो अगर इस व्यू से देखा जाए तो एनर्जेटिकली ग्लूकोनियोजेनेसिस प्रोसेस जो होता है वो हाईली एक्सपेंसिव होता है। तो यहां पे अब हम लोग देखेंगे तो ये जो प्रोसेस है वो रेगुलेट कैसे होता है। तो बात आती है कि व्हाई इट शुड बी रेगुलेटेड। रेगुलेशन की जरूरत क्यों पड़ती है? रेगुलेशन की जरूरत क्यों पड़ती है? तो 1 मिनट के लिए अगर आप सोच ले कि ग्लाइकोलाइसिस और ग्लूकोनियोजेनेसिस साइमल्टेनियसली ऑपरेट हो रहे हो, ग्लाइकोलाइसिस और ग्लूकोनियोजेनेसिस साइमल्टेनियसली ऑपरेट हो रहे हो, तो उस केस में क्या होगा कि सेल्स को कोई फायदा नहीं होगा। मेरा कहने का मतलब है कि ग्लूकोनियोजेनेसिस यानी कि पाइरुवेट से ग्लूकोज मॉलिक्यूल का बनना और ग्लाइकोलाइसिस यानी कि ग्लूकोज से पाइरुवेट का बनना, दोनों साथ साथ चल रहे हैं। तो उस केस में सेल्स को कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि ग्लूकोज से पाइरुवेट बनेगा और पाइरुवेट से फिर ग्लूकोज बन जाएगा, तो सेल्स को कोई फायदा नहीं होगा। लेकिन सेल्स का एनर्जी यूटिलाइजेशन हो जाएगा, क्योंकि ग्लूकोनियोजेनेसिस इज मोर एक्सपेंसिव देन ग्लाइकोलाइसिस। तो फायदा तो कुछ नहीं होगा, लेकिन सेल्स का एनर्जी लॉस हो सकता है, हो जाता है। तो इस तरह से इसके रेगुलेटर जो आपका सेल्स होता है इस तरह से रेगुलेट करता है कि जब ग्लाइकोलाइसिस हो उस समय आपका ग्लूकोनियोजेनेसिस ना हो, और जब ग्लूकोनियोजेनेसिस हो उस समय आपका ग्लाइकोलाइसिस ना हो। तो इस तरह से ये रेगुलेट होते हैं। तो रेगुलेशन की दृष्टि से देखा जाए तो ये 4 तरह से रेगुलेट हो सकते हैं। पहला देखा जाए तो रेगुलेशन की दृष्टिकोण से अगर देखा जाए तो ये 4 तरह से रेगुलेट हो सकते हैं। पहला जो रेगुलेशन स्टेप्स है वो है आपका इंडक्शन और रिप्रेशन। इंडक्शन और रिप्रेशन, इंडक्शन और रिप्रेशन का मतलब होता है कि ये जो आपका अभी हमने आपको बताया कि पाइरुवेट कार्बोक्सिलेज, पाइरुवेट से जो ऑक्जालो एसीटेट यहाँ पे बन रहा था, यहाँ पे जो ऑक्जालो एसीटेट बन रहा था पाइरुवेट कार्बोक्सिलेज, तो यहाँ पे इंसुलिन का जो लेवल है, यहाँ पे आपको इंसुलिन जो होता है इंसुलिन जो होता है इसको रिप्रेस कर देता है। इनकी जब ग्लूकोज का लेवल ब्लड में ज्यादा होता है उस केस में इंसुलिन मॉलिक्यूल, इंसुलिन हार्मोन जो होता है इस पाइरुवेट कार्बोक्सिलेज एंजाइम को रिप्रेस कर देता है, जिससे कि
आपका ग्लूकोनियोजेनेसिस नहीं हो पाता। बट इन केस ऑफ, किस केस में, जब लेवल ऑफ ग्लूकोज ज्यादा हो, उस केस में इंसुलिन जो होता है इसको रिप्रेस कर देता है। लेकिन जब लेवल ऑफ ग्लूकोज कम होता है, यानी कि लो एनर्जी लेवल होता है, उस केस में ग्लूकागॉन और ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स जो हार्मोन्स होते हैं वो इस प्रोसेस को प्रमोट करते हैं। दूसरा जो इंडक्टिव जो रेगुलेशन प्रोसेस होता है वो होता है आपका, रेगुलेशन प्रोसेस जो होता है वो होता है एलोस्टेरिक रेगुलेशन। एलोस्टेरिक रेगुलेशन की अगर बात की जाए तो यहां पे फ्रुक्टोज 2,6-बिस्फॉस्फेट, इस प्रोसेस को, ये जो आपका प्रोसेस है आपका फ्रुक्टोज 2,6-बिस्फॉस्फेट से फ्रुक्टोज 6-बिस्फॉस्फेट जो होता है ये रेगुलेट होता है आपके दो तरह से। पहला फ्रुक्टोज 2,6-बिस्फॉस्फेट और AMP, ये दोनों जो होते हैं वो इस प्रोसेस को जो होते हैं वो इनहिबिट करते हैं। इस प्रोसेस को फ्रुक्टोज 6-फॉस्फेट से फ्रुक्टोज 1,6-बिस्फॉस्फेट से फ्रुक्टोज 6-फॉस्फेट जो बन रहा है उस प्रोसेस को इनहिबिट करते हैं। कौन कौन? AMP और फ्रुक्टोज 2,6-बिस्फॉस्फेट। तीसरा जो होता है वो होता है सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोरिलेशन, सबस्ट्रेट लेवल रेगुलेशन। सबस्ट्रेट लेवल रेगुलेशन की अगर बात की जाए, सबस्ट्रेट लेवल, तो यहां पे यानी कि आपका जो ग्लूकोज 6-फॉस्फेटेज है ये सबस्ट्रेट लेवल रेगुलेशन, इस एंजाइम का यानी कि ग्लूकोज 6-फॉस्फेटेज का सबस्ट्रेट लेवल रेगुलेशन होता है। यानी कि जब ग्लूकोज 6-फॉस्फेट का जो लेवल होता है वो ज्यादा होता है तो उस केस में ये प्रमोट करता है ग्लूकोज 6-फॉस्फेट से ग्लूकोज बनने की प्रक्रिया को। यानी कि जब ग्लूकोज 6-फॉस्फेट का लेवल ज्यादा होता है तो ये ग्लूकोनियोजेनेसिस को प्रमोट करता है। यहाँ पे एक चीज ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से जानने की जरूरत है कि हमने बात की कि शुरू में हमने बात की कि आपका जो ग्लूकोनियोजेनेसिस प्रोसेस होता है वो सिर्फ और सिर्फ लीवर और किडनी में होता है। क्यों होता है यहाँ पे? क्योंकि ग्लूकोज 6-फॉस्फेटेज जो होता है वो सिर्फ और सिर्फ लीवर और किडनी में ही मौजूद होता है, ये ब्रेन और मसल सेल्स में एब्सेंट होता है, जिसके कारण ग्लूकोनियोजेनेसिस प्रोसेस जो है वो सिर्फ और सिर्फ लीवर और ब्रेन सेल्स में, लीवर और आपके किडनी कॉर्टिकल रीजन ऑफ किडनी में ही संपन्न हो पाता है। तो ये था फुल एक्सप्लेनेशन ऑफ ग्लूकोनियोजेनेसिस, जिसमें हमने देखा कि प्रिकर्सर्स मॉलिक्यूल्स क्या क्या हैं, ये पाथवे, ग्लूकोनियोजेनेटिक पाथवे क्या है, कौन सा है, क्या ऑपरेट होता है एक्चुअली, ये किस तरह से एक्सपेंसिव है ग्लाइकोलाइसिस की अपेक्षा देखा जाए तो, उस पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो, और फाइनली इसका रेगुलेशन कैसे होता है और रेगुलेशन की जरूरत क्यों होती है। तो आई होप कि आपने इस वीडियो को एंजॉय किया होगा। आगे देखते रहने के लिए हमारे वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे।